आदाब नाजरीन, मैं हूं फरहान नजमी। आदाब नाजरीन, मैं हूं समरीन नाज। डीडी उर्दू की बेहद ख़ास पेशकश हेलो डॉक्टर में आपका तहे दिल से खैर मकदम। प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में हम आपको दिखाते हैं आपकी सेहतमंद ज़िंदगी का राज, ताकि आप बदल सके अपने जीने का अंदाज़। वाकई नाजरीन, हम सभी की ये दिली ख्वाहिश होती है और एक तमन्ना भी होती है कि हम अंदरूनी तौर पर बहुत ज़्यादा सेहतमंद रहें, लेकिन ये भी चाहते हैं कि बज़ाहिर भी हमारा जो ये सरापा है, ये जो शख्सियत है, वो पुरकशिश नज़र आए। भला इसे करने के लिए हम कौन कौन से जतन नहीं करते हैं। अब देखिए ना, हमारी जो शख्सियत है ना, उसका एक ख़ास हिस्सा है हमारी जिल्द यानी कि स्किन, और इसे चमकदार बनाए रखने के लिए, इसे ग्लोइंग रखने के लिए हम भला क्या क्या नहीं करते। तरह तरह के स्किन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की तरफ भी हम माइल हो रहे हैं। साथ ही जो हमारी नानी दादी ने हमें पुराने ज़माने में घरेलू नुस्खे बताए थे, उन्हें भी हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, बाज़ दफ़ा हमारी इस जिल्द को, हमारी इस स्किन को किसी की नज़र लग जाती है और तरह तरह के जिल्द से जुड़े हुए जो अमराज है हम पर लाहिक हो जाते हैं। एक ऐसा ही मर्ज़ जिसका तज़किरा आज के इस बेहद ख़ास शुमारे में करेंगे, उसका नाम है सिरोसिस। जी हाँ, ये बहुत ही आम मर्ज़ हो चुका है, लेकिन एक बड़ी परेशानी का सबब भी बन जाता है अगर वक्त रहते इस पर ध्यान ना दिया जाए। आम तौर पर हम क्या करते हैं कि हमारे जिस्म में कहीं खुजली होती है, छोटे छोटे चकत्ते या धब्बे हमें नज़र आते हैं, लेकिन हम उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। जनाब, ये सिरोसिस हो सकता है। तो क्या है ये मर्ज़, इसकी क्या वजूहात हैं, किन वजूहात की वजह से ये हो जाता है और किस उम्र में ये शुरू हो सकता है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिन्हें हम तफसील से जानेंगे, और इन्हीं सब बातों को जानने के लिए हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया है एक्सपर्ट्स के एक ख़ास पैनल को। उनसे करवाएंगे आपका तारुफ। लेकिन जनाब, अगर आप भी चाहते हैं कि आप इस मर्ज़ के बारे में और ज़्यादा जानकारी हासिल करें, तो जल्दी से आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए और पूछिए अपने सवाल। तो चलिए बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं आज के इस बेहद ख़ास शुमारे का, लेकिन सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं इस ख़ास रिपोर्ट पर। नाजरीन, इंसान की खूबसूरती का इन्हिसार शक्ल सूरत के साथ साथ सेहतमंद जिल्द पर भी होता है। कुदरती तौर पर किसी किसी की जिल्द इतनी साफ सुथरी, बेदाग और चमकदार होती है कि वो सबके लिए काबिल दीद होता है। और सच पूछिए तो इस जिल्द को सेहतमंद रखने की हम जिंदगी भर खूब कोशिश और तदाबीर भी करते हैं, लेकिन नाजरीन, कुछ अवामिल के सबब जिल्द की बीमारियों का खतरा लाहिक हो जाता है, जिसमें स्किन सोराइसिस एक तकलीफ देह बीमारी है। सोराइसिस जिल्द की एक बीमारी है जो दुनिया भर में पाई जाती है। एक अंदाजे के मुताबिक आलमी सतह पर इससे 2 से 3% आबादी मुतासिर है। सोराइसिस जिल्द की एक संगीन और गैर मामूली बीमारी है, जिसमें मरीज की जिल्द पर सुर्ख या सफेद परत वाले या पपड़ी वाले धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं। ये धब्बे आमतौर पर कोहनियों, घुटनों, खोपड़ी या कमर के निचले हिस्से पर जाहिर होते हैं। इनमें बाज़ औक़ात खुजली या दर्द भी हो सकता है। इसके साथ साथ जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ती है, मरीज को इन धब्बों में जलन महसूस हो सकती है और बीमारी की जगह पर सूजन भी आ सकती है। सोराइसिस दरअसल एक तरह की सोजिश यानी सूजन है जो बुनियादी तौर पर जिल्द पर जाहिर होती है, मगर ये बीमारी जिस्म के अंदरूनी निजाम को भी मुतासिर करती है। इसमें स्किन के साथ साथ नाखून भी मुतासिर होते हैं। इसके अलावा इस मर्ज का अंदरूनी निजाम, दिल, दिमाग, गुर्दे और दीगर आज़ा पर भी असर पड़ता है। इस बीमारी में शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर में इजाफा हो सकता है और जोड़ों का दर्द भी हो सकता है। काबिल गौर है कि अगर इसका वक्त पर इलाज न किया जाए तो ये मर्ज पेचीदा हो जाता है। सोराइसिस का मर्ज बहुत छोटे बच्चे से लेकर 70 साल तक के शख्स को मुतासिर कर सकता है और ये मर्द और खवातीन दोनों को हो सकता है। इस बीमारी के बारे में एक गलत फहमी यह है कि ये एक से दूसरे को लग सकती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सोराइसिस कई अवामिल की वजह से हो सकता है, जिनमें इम्यूनिटी सिस्टम की कमजोरी, हार्मोन्स में तब्दीली, जज्बाती तनाव, गले का शदीद इन्फेक्शन, सूरज की रोशनी में ज्यादा वक्त गुजारना, ज्यादा शराब नोशी,
ज्यादा प्रोटीन वाली ग़िज़ा खाना और कभी कभी किसी बीमारी और दवा का रिएक्शन शामिल है। माहिरीन का ख्याल है कि इन अवामिल के अलावा भी वजूहात हैं जिनसे ये बीमारी हो सकती है। इसके अलावा ये एक मौरूसी बीमारी भी समझी जाती है, यानी ये वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक जहाँ सूरज की रोशनी कम होती है वहाँ भी सोराइसिस की शरह ज्यादा है। इस बीमारी का मुकम्मल इलाज तो मौजूद नहीं है और ये जिंदगी भर रहने वाली बीमारी है, लेकिन इसकी वजह से होने वाली परेशानियों को कम करके मरीज की जिंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। वक्त पर पता चल जाए तो इलाज में आसानी होती है। हर बीमारी की तरह इलाज का तयन मर्ज की शिद्दत के लिहाज से किया जाता है। जिल्द में किसी भी तरह की तब्दीली होने पर फौरन चौकन्ना होने की जरूरत है। अगर जोड़ों में दर्द भी हो तब भी जिल्द के माहिर से मशवरा करना चाहिए। सोराइसिस की पहचान आसानी से हो सकती है और जिल्द के माहिर देखकर ही इसकी अलामात को पहचान लेते हैं। वाज़ेह रहे कि इसका सही इलाज करवाने से पेचीदगियों से बचा जा सकता है और नॉर्मल जिंदगी भी गुजारी जा सकती है। हर बीमारी से बचाव की तरह सोराइसिस से बचने के लिए सबसे पहले बैलेंस्ड डाइट का इस्तेमाल करें। ताज़ा फल, हरी सब्जियां खाएं। अपने जिस्म की सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। मुनासिब मकदार में साफ पानी पिएं। ये अच्छी जिल्द के लिए फायदेमंद है। अपने तर्ज जिंदगी को एक्टिव बनाएं। हल्की वर्जिश पाबंदी से करें। अपनी सोच मुस्बत रखें और हमेशा इस बात में यकीन रखें कि हिम्मत और हौसले से जिंदगी में किसी भी परेशानी से निजात हासिल की जा सकती है। तो नाज़रीन, हमने इस रिपोर्ट में भी देखा कि अगर हमारी ये जिल्द जो है वो खूबसूरत है, सेहतमंद है तो काबिल दीद है, लेकिन अगर किसी भी तरीके का कोई मर्ज़ इसमें शामिल हो जाए, दाखिल हो जाए, तो ये कितनी बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है। क्यों फरहान, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से इस रिपोर्ट में भी बताया है कि अगर हिम्मत होती है तो बड़ी से बड़ी परेशानी से उभरा जा सकता है। अब बात हो रही है सोराइसिस की या कोई और मर्ज़ भी है, अगर आपके अंदर हिम्मत है और सही से आप उसका इलाज कर रहे हैं तो बहुत जल्दी आप उससे उभर सकते हैं। तो आज इस सोराइसिस के प्रोग्राम में जो हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, सबसे पहले आपको उनसे तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुश्रुता कुथुरिया, जो कि स्किन स्पेशलिस्ट हैं डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी, सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तन्वी देव, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली में। और आयुर्वेद की बात करने के लिए जो एक्सपर्ट मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में, वो हैं डॉक्टर अश्वनी कुमार जायसवाल। डॉक्टर अश्वनी कुमार जायसवाल सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं CGHS हॉस्पिटल में आयुर्वेदा में। आप तीनों एक्सपर्ट्स का बेहद शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करूंगा, ये सोराइसिस की बात हो रही है। सोराइसिस के बारे में अभी बहुत सारी पिक्चर्स भी देखी हैं और इसके बारे में थोड़ा सा मैं जानता भी हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब बीमारी ऐसी है कि एक बार हो जाती है तो बहुत ज़्यादा कोई भी इंसान परेशान हो सकता है। एक एक्सपर्ट के नज़रिए से मैं जानना चाहता हूँ कि क्या है सोराइसिस और किस तरह से होता है। जी, जैसे आपने कहा, सोराइसिस काफ़ी आम बीमारी है। ये एक आम साधारण मामूली बीमारी है जो कि हम अगर देखें तो 2 से 4% लोगों में पाई जाती है दुनिया भर में। तो अगर हम 100 लोग देखेंगे तो 2 लोगों को होगा और इसकी बहुत मात्राओं में आती है। ये कम से लेके बहुत ज़्यादा फैलने वाली तक होती है बीमारी। ये चमड़ी को अफेक्ट करती है और या इसमें लाल लाल रंग के बड़े निशान आ जाते हैं और इसका एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक चीज़ होता है कि इसमें पपड़ी निकलती है जो कि सफ़ेद और मोटी होती है। और ये अगर हम देखें कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये घुटनों पे, कोहनी पे, सर पे, इन सब जगहों में पाया जाता है। इसमें खुजली बहुत होती है और ये बड़ी दिक्कत देती है। कई लोगों को बड़ा अजीब फील होता है कि हमारे शरीर में ऐसे निशान दिखने में गंदे लग रहे हैं और इनमें से पपड़ी भी निकले जा रही है। तो ये सोराइसिस है, इतना सी ही बात। लेकिन मैडम, आपने बताया कि पपड़ी जमना या बहुत सारी ऐसी अलामात जो कि ज़ाहिर हो सकती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी जो जिल्द की परेशानी है वो अक्सर देखने में मिलती है कि किसी तरह के रैशेज़ हो रहे हैं, किसी तरह की खुजली हो रही है। क्या वो भी सोराइसिस का हिस्सा है? नहीं, सोराइसिस का हिस्सा नहीं है। ज़्यादातर जो सोराइसिस मतलब जो चर्म रोग विशेषज्ञ होते हैं, जो स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं,
उनके लिए सोराइसिस पहचानना ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होती। जिस तरह के आकार होता है, जितनी उनकी चौड़ाई होती है, जिन जगहों पे ये होते हैं, और जो सिल्वरी वाइट जिसे हम कहते हैं, वो टिपिकल जो उसकी पपड़ी निकलती है वो सिल्वरी वाइट होती है। और ये चीज़ से कोई भी चर्म रोग विशेषज्ञ जो है वो इसको पहचान सकता है, इसमें बहुत दिक्कत नहीं आती है ज़्यादातर। यानी कि अगर किसी अच्छे स्पेशलिस्ट को दिखाया जाए तो बहुत आसानी से इसकी पहचान हो सकती है कि ये सोराइसिस है या कोई ऐसी आम जिल्द की परेशानी है। जी बिल्कुल। डॉक्टर तन्वी, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि अगर किसी को सोराइसिस का मर्ज हो गया है तो अचानक से अगर ये मर्ज किसी को हो गया है तो सबसे पहले तो एक इंसान सख्ते में ही आ जाएगा, इस कश्मकश का भी शिकार हो जाएगा कि मुझे क्यों हुआ है, मैंने तो ऐसा कुछ खाया भी नहीं है। क्या इसकी कोई फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है? और ये भी बताएं कि क्या एक इंसान से दूसरे इंसान को भी ये लग सकता है? तो ज़्यादातर केसेस में ये अचानक से नहीं होती है, ज़्यादातर केसेस में ये धीरे धीरे आती है। मरीज़ बताएंगे कि हाँ, हमें 3-4 महीने से कुछ निशान होना शुरू हो गए, पहले हमारी कोहनी में आए, फिर घुटनों में आने लग गए। हाँ, ज़्यादातर लोग ये बताएंगे कि हमारे सर में भी बहुत पपड़ी जमती है। जिस तरह से बताया गया है कि ये लाल रंग के निशान होंगे और उसके ऊपर सफ़ेद रंग की परत होगी, पपड़ी होगी, जैसे कि मछली के छिलके होते हैं, बिल्कुल समझ लीजिए उसी तरह का होता है। दूसरा, आपने जो सवाल पूछा कि इसको पहचानना कितना आसान होता है, यूजुअली स्किन स्पेशलिस्ट जो हैं इसको देखते ही पहचान लेते हैं। और आजकल तो इतना ज़्यादा अवेलेबल है, AI भी इतना अवेलेबल है कि जैसे आप फ़ोटो भी अगर आप इसकी देखेंगे तो मरीज़ भी आजकल बड़े शहरों में तो इसको आराम से पहचान सकते हैं। अदरवाइज़ सोरियासिस एक बहुत ही सामान्य बीमारी है, हर 100 में 2 इंसान को है। और आप क्या पूछ रहे थे, एक सवाल और? इसकी कोई फैमिली हिस्ट्री है या एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो सकती है? तो ज़्यादातर तो फैमिली हिस्ट्री नहीं होती है। सोराइसिस 2 प्रकार का होता है। एक हम कहते हैं कि 40 से नीचे की उम्र के स्टार्ट होने वाला, एक होता है 40 के ऊपर यूजुअली स्टार्ट होता है। तो जिन लोगों में ये 60-70 की उम्र में होता है, ज़्यादातर उनमें फैमिली हिस्ट्री नहीं होती है। अंग्रेज़ी भाषा में उसको स्पोरैडिक अकरेंस बोलते हैं। इसके अंदर ज़्यादातर फैमिली हिस्ट्री नहीं होती है, लेकिन अधिकतर केसेस में ये 40 से नीचे ही स्टार्ट हो जाती है, बिल्कुल छोटे बच्चे से लेकर 40 साल की उम्र तक। ज़्यादातर जो देखा जाता है वो 16 से 22 साल की उम्र में देखा जाता है। इन केसेस में फैमिली हिस्ट्री रहती है, लेकिन 100% नहीं होता है कि किसी के मम्मी एंड पापा को है तो आगे बच्चों को होगा, ऐसा 100% नहीं तो होता इसकी सही मतलब किसी को किस उम्र में ये सोराइसिस हो सकता है, मतलब बचपन से लेके अगर आप बुढ़ापे तक की बात करें तो स्टडीज में यही देखा गया है कि पीक जो इसकी देखी जाती है वो एक टाइप में तो 16 से 22 साल की उम्र में है और दूसरी में 50 से 60 वर्ष के बीच में देखा जाता है। जी। फिर इसको लेकर एक सोसाइटी में एक ये गलत धारणा है कि ये छूने से फैलती है, साथ बैठने से, खाने पीने से, एक हवा में सांस लेने से फैलती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बीमारी एक अंदरूनी बीमारी है जिसको हम कॉम्प्लेक्स ऑटो इम्यून डिजीज़ बोलते हैं, जिसके अंदर शरीर के ही अपनी जो कोशिकाएं होती हैं इम्यूनिटी वाली, उनके अंदर उतार चढ़ाव होने की वजह से ये हो जाती है। इसलिए सोराइसिस अगर किसी को है तो वो उसके साथ उठने बैठने बात करने से बिल्कुल कोई भी परहेज की ज़रूरत नहीं है। चलिए, ये मिथ तो टूट गया कि अगर किसी को है तो उसके साथ उठने बैठने के कोई परहेज नहीं है। अगर आप उसके जख्म पे अगर कोई तेल या मरहम या कोई दवा लगा रहे हैं तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जी, आपने सही पूछा है। ज़्यादातर हम रिश्तेदारों को ही लगाने को बोलते हैं, जैसे कि सर पे हो गया, पीठ के निशानों पे हो गया। बिल्कुल, ये बिल्कुल नहीं फैलता है। डॉक्टर तन्वी, यहीं पर मैं आपसे सवाल लूँगा इसी का, क्योंकि अभी अभी आपने मुझे बताया, सभी लोग सुन रहे हैं कि ये जो सोराइसिस है, एक तो इसका फेस है ये 16 से लेकर 22 तक होता है और दूसरा ये लेट एज में होता है, 50 के बाद होता है। तो दोनों में क्या फ़र्क है? क्या दोनों सेम तरह से सीवियरिटी होती है या क्या कुछ फ़र्क है? क्या बताना चाहेंगे एक एक्सपर्ट होने के नाते आप? तो सोरियासिस में कोई फ़र्क नहीं है। ओके। लेकिन हाँ, इनकी आगे एसोसिएशंस क्या क्या हो सकता है उसमें हल्का फ़र्क ज़रूर है। जैसे कि जो लेट आते हैं बीमारी 50 के ऊपर के, उसमें हार्ट के प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, मोटापे का रिस्क ज़्यादा रहता है। ओके। छोटी उम्र में जो रहते हैं उनमें
फैमिली में होने का चांस ज़्यादा रहता है। Okay. मोटे तौर पे यही इसके अंदर ज़्यादा डिफरेंस है। जी जी जी। ओके ओके। अच्छा डॉक्टर अश्वनी, आपसे जानना चाहेंगे कि आयुर्वेदा की नज़र से आपके पास भी इस तरीके के मरीज़ आते होंगे सोराइसिस से जो जूझ रहे हैं, तो क्या आप उनमें देखते हैं? और एक चीज़ और है, लोग ना एक्जिमा और सोराइसिस में भी फ़र्क नहीं महसूस कर पाते, तो इसे ज़रा इस पर रोशनी डालें। जैसे कि आपने सोराइसिस के बारे में बताया कि जैसे हमारे साथ में मैडम ने भी बोला, तो आयुर्वेद में भी जैसे इसके बारे में आचार्यों ने वर्णन किया है, इसको कुष्ठ रोग के अंतर्गत वर्णन किया है इसका, सोराइसिस का। और किटिब और एक कुष्ठ, ये कुछ वैरायटी बताई गई है आयुर्वेद में, तो उसमें आते हैं ये। जैसे इसमें बताया गया, जैसे कि मैडम ने बताया कि वो जो फिश के जो लेयर की तरह से निकलते हैं, पिंकिश और रेड होता है, सेम वही लक्षण सारे बताए गए हैं उसमें भी। और इसमें ये बताया गया है कि जो त्रिदोष होते हैं, वात पित्त कफ, ये जब विषम अवस्था में हो जाते हैं तो ये कारण बनते हैं मेन उसके लिए। जी। जब विषम अवस्था में होंगे तो त्वचा के विकार उत्पन्न करते हैं, उसके द्वारा जो है ये सोराइसिस की जो बीमारी होती है ये होते हैं ये चीज़ें। जी। और दूसरा चीज़ है कि इसमें आहार विहार में, जैसे कि विरुद्ध आहार है, जैसे कि आजकल हम बहुत से लोग जो दूध के साथ नमक हो गया, जी। खट्टे फल हो गए, और जो ये मछली हो गई, नॉनवेज हो गया, ये इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ज़्यादा कॉज होते हैं सोराइसिस के। पहले तो त्वचा के में कोई स्किन में कोई डिसऑर्डर हो, उसके बाद एक फॉर्म के रूप में एक सोराइसिस बन सकते हैं। ये चीज़ें हैं। राइट। डॉक्टर कथोरिया, आपके पास हम यहाँ पर आएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि सोराइसिस क्या पूरी बॉडी पे कहीं भी हो सकता है, या उसकी कुछ खास पार्ट है, हिस्से हैं जिस्म के जहाँ पर उसके होने का अंदेशा ज़्यादा रहता है? एक तो ये सवाल है। दूसरा ये है कि इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है? कोई भी एक्सपर्ट आपके पास लोग आते होंगे, तो किस तरह से आप कोई टेस्ट कराते हैं या उसका खुद ही एग्जामिन करके देखते हैं कि ये सोराइसिस है या कोई ऐसी जिल्द की परेशानी है? क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आपका दूसरा सवाल पहले बोलना चाहूँगी। बिल्कुल लीजिए, आप पहले लीजिए। हम इसको डायग्नोज कैसे करते हैं? तो जैसे मैंने पहले भी बोला, ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है। Okay. जो हमारी पढ़ाई होती है उसमें हम इतना सोराइसिस के बारे में पढ़ते हैं और मरीज देखते हैं कि हम देख के बता सकते हैं कि ये सोराइसिस है, या जैसे पूछा था कि एक्जिमा है। तो एक्जिमा जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताना चाहूँगी, एक्जिमा रिश्ता है, पानी छोड़ता है। अच्छा, लेकिन सोराइसिस एक ड्राई चीज़ है, एक सूखा बीमारी है। जी, बड़ा फर्क है ये काफी। हाँ, कुछ हम ऐसे अपने पढ़ाई में ये चीज़ें देखते हैं हमें कि जिससे हम बता सकते हैं, ज़्यादातर केसेस में फ़र्क कर सकते हैं कि एक्जिमा है कि सोराइसिस है। बहुत कम केसेस होते हैं जब ये पूरे शरीर पे आ जाता है, पूरी बॉडी पे आ जाता है, जिसको हम एरिथ्रोडर्मा कहते हैं। वो कुछ कंडीशंस होते हैं जहां हम बाकी चीज़ों से इसको फ़र्क करने में हमें दिक्कत आती है। तब हम इसमें स्किन बायोप्सी कराते हैं, मतलब एक चमड़ी की टुकड़ी की जांच लेते हैं, 4 मिलीमीटर की जांच होती है, और उसको फिर माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। बट ये बहुत रेयर चीज़ है, ये नॉर्मल रूटीन हमारे ओपीडी में हम ये नहीं करते हैं। ये अलग स्थिति हो जाती है जब बहुत ज़्यादा सोराइसिस फैल जाता है। जी। अब पहला क्वेश्चन पे हम आते हैं कि सोराइसिस कहाँ कहाँ होता है। तो दो तरीके के होते हैं, एक तो लोकलाइज, मतलब लिमिटेड, कम जगहों पर है। उसके कुछ क्लासिकल साइट्स होते हैं, जैसे कि सर, स्कैल्प पे एक कॉमन साइट है। कोहनी, स्किन में अगर हम देखेंगे तो कोहनी पे, हाथ पे, घुटनों पे, तलवों पे, पाम्स और सोल्स, जो हम प्लामोप्लांटर सोराइसिस बोलते हैं, ये वाली जगहें, पीठ के नीचे वाले एरिया पे, सेंटर में, मिड लाइन में, ये कॉमन साइट्स हैं हमारे सोराइसिस के स्किन पर। इसके अलावा नखून, जो कि विथ स्किन डिजीज, मतलब चमड़ी पे भी निशान है, साथ में नखून भी इन्वॉल्व है, ये भी होता है। उस केस में नखून हमारे मोटे हो जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं, उनमें गड्ढे आ जाते हैं, और इनके अंदर ऐसे खुरदरापन आ जाता है, वो अपना शाइन जो है वो खत्म हो जाती है उनकी, वो उसको हम नेल सोराइसिस बोलते हैं। और फिर इसके अलावा जोड़ में भी आ सकता है, जो कि स्किन से हटकर है। तो जो छोटे जॉइंट्स हैं हमारे, उंगलियां वगैरह, या जो हमारे बड़े जॉइंट्स हैं, या रीढ़ की हड्डी, इन पे भी आ सकता है। तो सोराइसिस एक देखा जाए तो कहीं भी आ सकता है, और हर जगह में इसके जो देखने का तरीका होता है वो अलग होता है। ये कॉमन साइट्स मैंने बताई हैं। एक बहुत ही अनकॉमन साइट होता है कि जो हमारे ग्रॉइन एरिया होता है, उसको फ्लेक्सुरल सोराइसिस कहते हैं, जो कि हम यहाँ पे या ग्रॉइन एरिया पे, जो कई बार दाद से हम कंफ्यूज कर जाते हैं। तो ये कुछ, जब भी हमारे को इसलिए कोई भी दिक्कत आती है तो हमें ज़रूर एक चर्म
रोग विशेषज्ञ को दिखा के जी। पहचान करा लेनी चाहिए कि हम क्या चीज से डील कर रहे हैं। राइट जी बिल्कुल, यानी घर पर रहकर भी कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी निशानियां अलामात हैं जिनको देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सोराइसिस है, एक्जिमा है या कोई किसी किस्म का दाग है। डॉक्टर तन्वी, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि हम सोराइसिस की बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है जिल्द का जो ये मर्ज है इसके तई बहुत कम लोग अभी भी बेदार हैं, और ख़ासतौर से अगर हम पसमानदा इलाकों की बात करें, गांव देहातों की बात करें, तो वहाँ तो वैसे भी लोग अपनी सेहत पर उतना ध्यान नहीं देते हैं, और जिल्द से जुड़ी कोई परेशानी होती है तो फ़ौरन डॉक्टर के पास नहीं भी जाते हैं। तो आपके पास ऐसे मरीज़ आते हैं और किन हालात में वो आते हैं इस मर्ज़ को लेकर? ये है हमारे यहाँ कॉमन सिचुएशन है। हम दिल्ली में रहते हैं तो यहाँ पे बहुत से पेशेंट्स आसपास की जगहों से आते हैं, दूर देहात से भी आते हैं। तो ज़्यादातर लोगों के पास कोई पर्चा नहीं होता है, तो हमारे पास लिखित में कुछ नहीं होता है उन्होंने क्या दवाई ली है, लेकिन वो ये बोलते हैं कि जो गांव के डॉक्टर होते हैं उनसे हमने सुई ली है, महीने में 1 सुई, हर हफ्ते सुई ली है। इस तरह के इलाज लोग आम बताते हैं। ज़्यादातर जो देखा गया है ये सुई स्टीरॉयड के इंजेक्शंस होते हैं, जिसका लंबे समय तक अगर कोई लगातार 5-6 महीने या ज़्यादातर लोग तो 2-3 साल भी इसका इलाज करते रहते हैं इसी से, तो फिर उनका चेहरा फूलने लगता है, गालें फूलने लगती हैं, पूरा शरीर ही उनका फूलने लग जाता है। ऐसे लोगों को मोतियाबिंद होने का खतरा भी रहता है, शुगर होने का खतरा भी रहता है। तो ये एक काफ़ी आम सिचुएशन है जो हम मतलब बदकिस्मती से फेस करते हैं। इसलिए इस प्रोग्राम के ज़रिए ये बताना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि सोरियासिस को पहचानना बहुत ज़रूरी है और ये इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप किसी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पे भी जाएंगे जहाँ एक MBBS डॉक्टर होंगे, अगर आप उनको भी एक बार दिखा लेंगे, वो भी पहचान के बता सकते हैं कि ये सोरियासिस हो सकता है। हाँ, सोरियासिस, एक्जिमा, दाद, थोड़ा सा फ़र्क इनमें करना नॉन स्पेशलिस्ट के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट तो होता है। जहाँ हो सके एक स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाना अनिवार्य है। उसमें देर नहीं करनी चाहिए, फ़ौरन स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। देर इसलिए नहीं करनी है कि गलत इलाज ना शुरू हो जाए। जी जी, गलत इलाज ना हो जाए, देर ना हो जाए इलाज में, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनका मरीज को सामना करना पड़ सकता है आने वाले वक्त में। सोरियासिस जब तक बहुत ही कुछ जगह तक ही सीमित रहता है, तब तक ये बहुत तेजी से बढ़ता भी नहीं है। तो ये कौन कौन सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप बता रही हैं, कौन कौन सी जगहों पर वो सीमित रहता है और कौन सी जगह से बढ़ता है, ये भी बताइए यहाँ पर आप। देखिए, कई बार तो मरीज को सिर्फ सर पे ही सोरियासिस होगा, कभी कभी सिर्फ जोड़ों के बाहर वाली साइड पे ही सोरियासिस होगा। तो मुख्यतः हम बॉडी सरफेस एरिया करके करते हैं। तो अगर पूरे शरीर का 100% है, तो अगर 10% से कम है, जहाँ 1 हथेली 1% माना जाए, तो मरीज का 1 हथेली से आप 1% लगा के 10% से अगर कम है तो हम इसको सीमित मानते हैं। और अगर 10% से ज़्यादा है तो हम इसको थोड़ा फैला हुआ मानते हैं। खाने की दवाइयाँ फिर हम उसमें ज़रूर देते हैं, ऐड कर देते हैं। और एक तो बॉडी सरफेस एरिया के हिसाब से हो गया, एक साइड्स के हिसाब से कि सिर्फ सर पे है, नाखून पे है, जोड़ों पे है, इस तरह से। तो ये बहुत तेज़ी से नहीं फैलता है, लेकिन अगर इसमें गलत इलाज कर दिया जाए, जिस तरह की मैं सुई का इलाज बोल रही थी, कभी कभी उसकी वजह से ये बीमारी उभर के आ जाती है और पूरे शरीर पे 90 से 100% तक पूरा लालपन हो जाएगा, या फिर छोटे छोटे पस वाले दाने जिसको हम पस्ट्यूलर सोरियासिस जैसा कि हमने रिपोर्ट में देखा। जी, तो आम सोरियासिस के मरीज इस सिचुएशन में पहुंच सकते हैं यदि वो झोला छाप, जिसको आम भाषा में बोलते हैं, उनसे बचना चाहिए। और मैं समझता हूं कि इसका ख्याल रखना चाहिए, जो बातें डॉक्टर तन्वी यहाँ बता रही हैं। डॉक्टर तन्वी, आपसे एक सवाल और लेना चाहूँगा यहाँ पर मैं, क्योंकि बात आप बहुत अच्छी से पॉइंट्स बता रही हैं। एक ये चीज़ बताइए कि जो आपने बताया कि घुटने पे प्रॉब्लम है, वहाँ पर कोई पैच है, या सर में हो जाता है सोराइसिस, इस तरह की चीज़, ये शुरुआती जो इसका मतलब बीमारी की चीज़ें हैं, अगर वहाँ पर आपके पास आ जाता है, किसी स्किन स्पेशलिस्ट के पास पेशेंट पहुँच जाता है, तो क्या आप उसे पूरी तरह ठीक कर देते हैं या फिर आप उसको वहीं रोक देते हैं? क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर तन्वी? तो ये एक समझने की बात है। ये ऐसी बीमारी नहीं है कि एक जगह से शुरू हो गई और धीरे धीरे पूरी शरीर में फैल गई, ये ऐसी नहीं है। ऐसा है कि इस साल यहाँ ज़्यादा निशान हो गए हैं, फिर कुछ सीज़न में
पीठ पे ज़्यादा निशान हो गए हैं, इसके निशान भी फिक्स नहीं हैं। ओके। इलाज के साथ साथ और कभी कभी समय के साथ साथ भी कुछ निशान ख़त्म हो जाएंगे, दूसरी जगह पे आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि एक जगह से ये पूरे शरीर में फैल जाएगा। जी। जल्दी इलाज का यही फ़ायदा रहता है कि मरीज़ की जो कहते हैं ना क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो जल्दी ठीक हो जाती है। इस बीमारी को जड़ से मिटाना तो संभव नहीं है फ़िलहाल, लेकिन मरीज़ को हम 100% लीजन फ्री जिसे कहें, बीमारी से मुक्त दवाइयों के साथ ज़रूर कर सकते हैं, ताकि वो बीमारी अपना से जीवन मुक्त ज़रूर कर सकते ज़रूर हैं। कर सकते और यहीं एक जो कॉलर है हमसे जुड़ रहे हैं, सुन लेते हैं उनका सवाल। हेलो हेलो जी, आपको आवाज़ मिल रही है? जी, PS त्रिपाठी जी, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? हाँ, मिल रही है। जी जी जी, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे प्रोग्राम में। अपना सवाल कीजिए। हाँ, मेरे पैर में जी हाँ, जी जी जी, आपके पैर में बताइए। हमारे पैर में चक्करता की तरह होता है, मछली की होता हो, चक्कराता। अच्छा बहुत पहले भी होता था, अब भी होता है। जी जी जी, पैर में पैर में चक्करता की तरह होता है। अच्छा, चकते चकते हैं आपके पैर में, खुजली वगैरह भी होती है? चक्करता में लाल लाल हो जाता है। तो उसी में हमको जो है दवा होती है, फिर उसी पर करिया काला काला पड़ जाता है। अच्छा, काला पड़ जाता है। हाँ, तो डॉक्टर तन्वी जी, आप ही बता दीजिए कि ये क्या इनको सिरोसिस हो सकता है? ये अभी बड़े कंफ्यूज हमें साउंड कर रहे हैं। जी नमस्कार त्रिपाठी जी, तो आप बता रहे हैं आपके पैर पे कुछ चकत्ते हैं, पैर पे कुछ चकत्ते हैं, तो ये बहुत बीमारियां हो सकती हैं। सोरियासिस भी हो सकता है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो हो सकती हैं। अगर यदि आपको इसके साथ खुजली है और खुजली करने पे इसकी पपड़ी निकलती है, ये सूखे रहते हैं कभी, और पैर के तलवे पे भी रहें, इसमें पैर के तलवे की चमड़ी मोटी हो जाती है और उसमें चीरे भी पड़ने लग जाते हैं, चलने में भी दर्द होता है, क्या इस तरह की अगर आपकी कुछ समस्याएं हैं तो ये सोरियासिस ज़रूर हो सकता है। अब ऐसे भी आपको एक चर्म रोग के विशेषज्ञ के पास ज़रूर जाकर उसका एक डायग्नोसिस बनवाना चाहिए। दूसरी जो आपने चीज़ बोली कि आप जब इस पर कुछ क्रीम लगाते हैं तो ठीक होता है, काला हो जाता है, फिर हो जाता है, तो ये सोरियासिस के साथ भी होता है कि जब हम क्रीम्स लगाते हैं बहुत अच्छा रहता है, कुछ टाइम बाद ये दोबारा से आ जाता है। तो फिर इसीलिए स्किन स्पेशलिस्ट के पास आपको जाते रहना पड़ता है। जितना ये निशान मोटा होगा या पतला होगा, लाल होगा या काला होगा, उसी हिसाब से हम बहुत तरह की क्रीम्स आती हैं, वो क्रीम्स में से जो सबसे अच्छी रहती है वो आपको दी जा सकती है। तो त्रिपाठी जी, आपने अपना जो जवाब सुन लिया होगा, घर पर अपना इलाज बिल्कुल ना करें और फ़ौरन से आप डॉक्टर के पास जाएं और अपनी जो परेशानी है उनसे शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर अश्वनी, आपकी तरफ आएंगे और अब आयुर्वेदा की नज़र से भी कुछ सवालात हम आपसे कर लें। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि अगर किसी को सिरोसिस हो गया है और आपके पास ऐसे मरीज़ जाते हैं तो आप उनका इलाज किस तरह से शुरू करते हैं? जैसे पहले तो सिरोसिस का पेशेंट अगर हमारे पास आता है तो पहले तो हम देखते हैं कि उसमें जो दोष जो हैं, त्रिदोष जो हैं, मेन उनकी साम्य अवस्था तो है नहीं, विषम अवस्था के कारण ये बीमारी हो रही है। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि वात पित्त कफ जो दोष बताए गए हैं उनका क्या है, पोजीशन क्या है पहले, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम सारा कुछ वो ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि एक्सटर्नल एप्लीकेशन में तो सिंपल सा जैसे कि नीम होता है, जो है नीम के पत्ते का हम कल्क बना लिया। अच्छा डॉक्टर अश्वनी, जो आप ये बता रहे हैं पूरा ट्रीटमेंट हम ज़रूर जानना चाहेंगे, लेकिन एक और कॉलर हमसे जुड़ गए, सुन लेते हैं उनका सवाल। हेलो जी, बहुत बहुत आपका राकेश जी हमारे इस प्रोग्राम में खैर मकदम है, अपना सवाल पूछिए। मैम मेरा सवाल ये है कि चेहरे पे मतलब बॉडी पे ना लाल लाल फुंसी आ जाती है जी, तो इसमें खान पान और किस तरह का हिफाजत करना चाहिए, जानकारी चाहिए। अच्छा, तो डॉक्टर कथूरिया आप इसका जवाब दें। राकेश जी नमस्कार, ये आप बता रहे हैं फुंसियाँ हैं आपके शरीर पे, तो ऐसा लक्षण तो नहीं लग रहा है सोराइसिस जैसा है, ये गर्मी के दाने भी हो सकते हैं। जैसे हम बार बार ये चीज़ बोले जा रहे हैं, पहले आप जांच करवाइए, चेकअप करवाइए, कंफर्म कराइए किस वजह से है।
खान पान का तो देखिए, अगर आपको शुगर है तो शुगर एक ऐसी बीमारी या डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें फुंसियाँ आ सकती हैं। पर जब तक हम ये कंफर्म नहीं करें कि आप सोराइसिस की वजह से फुंसियाँ हो रही हैं या आपको शरीर में अलग बीमारी के वजह से हो रही हैं, इस पे सही राय देना थोड़ा सा मुश्किल हो पाएगा। जी, आप बिल्कुल किसी कश्मकश में ना रहें राकेश जी, पहले आप डॉक्टर के पास जाएं, उनसे अपना पूरा इन्वेस्टिगेशन कराएं, उसी के बाद आपको कुछ पता चल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर अश्वनी, आप बता रहे थे, हमारे सवाल का जवाब दीजिए। तो वो सबसे पहले कि एक्सटर्नल एप्लीकेशन में जो नीम होता है, नीम के पत्ते लेंगे, उसका जो है कल्क बना करके, ये जो ऑयल होता है, नारियल का तेल हो गया या ये सब चीज़ें मिला करके उसका लेप बनाएंगे और उसको लगाएंगे, जो अफेक्टेड पार्ट है उसमें लाभ मिलेगा। दूसरा चीज़ आप ये भी कर सकते हैं कि जो ये आप नारियल का तेल ले लीजिए, जो कपूर होता है उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, नौशादर होता है, इन चीज़ों का एक मिक्सचर बना लीजिए, उसे अफेक्टेड पार्ट में लगाइए। एलोवेरा जो हमारे आसपास में जो मिलता है एलोवेरा, उसका जेल लगाइए, इससे आपको लाभ मिलेगा एक्सटर्नल एप्लीकेशन में। इंटरनली जो लेने की है तो आप जैसे आयुर्वेद में बताया गया मंजिष्ठा हो गया, सारिवा हो गया, तो ये पौधों सिंपल से ये पौधे सब जगह मिलते हैं। इन पौधों की छाल को लेंगे, उसे अच्छी तरह से साफ़ सुथरा करके और उसका छाल को पाउडर बनाएंगे और उस पाउडर को बना करके उसे एक डिब्बे में रख लीजिए और उसकी 2 चम्मच मात्रा 2 गिलास पानी के साथ लीजिए और उसे बॉयल करिए। जब ये बॉयल होने लगे तो गैस की आंच कम कर दीजिए और 1/4 जब तक नहीं हो जाए तब तक इसे पकाइए धीमी आंच पे। फिर 1/4 जब ये बचता है तो इसको जो है सुबह शाम छान के पीजिए, तो इससे एक फ़ायदा मिलेगा। और आयुर्वेद में जो है ये खदिर जो है, एकेसिया कैथेचू जो बॉटनिकल नेम है, ये प्लांट है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा बताया गया है कि इसका जो है इसका उपयोग करिए आहार में, विहार में, जैसे इन चीज़ों को अपने नहाने धोने में भी, जैसे इसके पानी को यूज़ करिए। जैसे सोरियासिस के पेशेंट है तो उसके लिए भी बताया गया है कि इसका यूज़ करेंगे तो उससे फ़ायदा होगा। तो मतलब घर के ही बावर्ची खाने में ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल करके हम इसका इलाज कर सकते हैं। एक और कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो जी, आपको आवाज़ मिल रही है? जी, आप अपनी टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कीजिए, आवाज़ नहीं मिल रही है। हाँ, नहीं कम कर दिया मैंने। जी जी, बताइए। हाँ मैम, मेरे को ना गर्मी के दिनों में सर में बहुत खुजली होती है, बाल भी झड़ते हैं उसकी वजह से। जी जी, अच्छा, तो आपको ये शुबा है कि आपको सोराइसिस है? और मेरे पैरों में जो बाल है ना, टांगों में, वो भी मतलब झड़ने लगते हैं, बहुत खुजली होती है। जहाँ जहाँ बाल होते हैं वहाँ ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और ये जो और पैर की जो ये तलवा है, इसमें एक पॉइंट पे बहुत खुजली होती है। जी 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 जी, बहुत ज्यादा खुजली होती है। और फिर मैं वहाँ लगा लेती हूँ एस्टिक एसिड, तो उससे थोड़ा आराम मिल जाता है मेरे को। जी जी जी, और बालों में मैं नीम का रस पीस के लगा लेती हूँ तो आराम पड़ जाता है, पर ये ठीक नहीं होता। हर साल गर्मियों में ये प्रॉब्लम होती है। जी जी जी, डॉक्टर आपने भी सुना इनका सवाल, और समझ तो नहीं आ रहा कि सोराइसिस है भी या नहीं, शायद जिल्द की कोई और परेशानी है, क्या कहना चाहेंगे? मंजू जी, ये चमड़ी पे ही प्रॉब्लम है कि बालों में भी बहुत खुजली होती है, मतलब सर के जी और जी, ये टांगों के बाल से ना भी बहुत मेरे को खुजली होती है। मंजू जी, हम समझ रहे हैं आपकी दिक्कत, और हम सब लोग यहाँ पे काफ़ी चाहते हैं कि हम आपकी मदद कर पाएँ। तो एक चीज़ तो हम आपको सुझाव दे सकते हैं कि आप सर पे ज़्यादा तेल मत लगाइए, और कम से कम एक दिन एक छोड़ के शैम्पू से अपने बाल अच्छे से धोइए। कई बार क्या मैं धोती हूँ बिल्कुल एक दिन छोड़ के, और तेल भी नहीं ज़्यादा यूज करती। हाँ, तो सफाई जितना हम रखेंगे उतना ये खुजली की प्रॉब्लम कम ही होती है। हाँ, कोशिश तो करती हूँ, पर शायद मेरे पसीने में ही प्रॉब्लम है कि उसकी वजह से मेरे को गर्मियों में प्रॉब्लम होती है। जी जी जी, कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कुदरती तौर पे होती हैं और उनका हम खुद ही इलाज कर सकते हैं, सफाई वगैरह का ध्यान रखकर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर कोतवालिया, आपके पास भी आऊँगा मैं वापस यहाँ पर। मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी बहुत सारी बातें हो गई हैं, अब ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी अगर मर्ज होता है तो उसका अगर इलाज की बात ना हो तो बात अधूरी सी मानी जाएगी। मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर किसी को सोराइसिस डायग्नोज हो चुका है तो उसका इलाज क्या है, कितने दिन का इलाज है, और क्या ये इलाज घर पे होगा या हॉस्पिटलाइज्ड होना ज़रूरी है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये आपने बहुत अहम सवाल पूछा है। सोराइसिस का इलाज आसान भी है और मुश्किल भी है। पहली चीज़ है कि हमें ये अपने दिमाग से हटा लेना है कि हम 1 महीने का इलाज करेंगे या 2 महीने का इलाज करेंगे और फिर हम सोराइसिस से मुक्त हो गए और ज़िंदगी में हमें कभी सोराइसिस नहीं होगा। ये चीज़ हमें हटा देना चाहिए अपने माइंड से।
फिर हम डॉक्टर से जब इलाज लेते हैं तो ज़्यादातर इलाज, जैसे पहले मैडम ने भी, डॉक्टर तन्वी ने भी बताया था कि हम बॉडी सरफेस एरिया के हिसाब से ही इलाज देते हैं। अगर हमारा लिमिटेड सोराइसिस है जो कि कुछ जगहों में ही है, 10% से कम जगह अफेक्टेड है या सिर्फ सर पर है, तो हम लगाने वाली क्रीम से ज़्यादातर हम मैनेज कर लेते हैं, आगे दिक्कत आती नहीं है। जहाँ तक खुजली एक बहुत प्रॉब्लम वाली चीज़ होती है जो हर मरीज ज़्यादातर बोलता है कि हम खुजली से बहुत परेशान हैं, उसके लिए भी हम दवाइयाँ दे देते हैं। और एक चीज़ हम हर मरीज को बोलते हैं, जितनी चिकनाई वाली चीज़ आप बॉडी पे लगाएंगे उतना आपका फ़ायदा होगा। दो तरीके से, एक तो चमड़ी पे दवाई ज़्यादा अच्छा असर करेगी, दूसरा अपने आप ही चिकनाई सोराइसिस को कम करेगी। दोनों फ़ायदे आपको मिलते हैं। तो लिमिटेड सोराइसिस हो या ज़्यादा सोराइसिस हो, नारियल तेल, लिक्विड पैराफिन या घर में घी, जो भी आपको क्रीम, कोल्ड क्रीम मिले, हम कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है, जितनी चिकनाई लगाएंगे, दिन में जितनी बार लगाएंगे बेटर। मतलब चिकनाई अगर लगाएंगे तो काफ़ी फायदा होगा और वो बहुत ज़्यादा ठीक होने के चांसेस रहेंगे और कंट्रोल के तो रहेंगे ही। यहीं पर इसमें एक चीज़ और ऐड कीजिए कि बहुत सी चीज़ें देखी जाती हैं कि लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है लेकिन लोग इलाज नहीं करते। अब इसकी भी बात करते हैं, वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया यहाँ पर। हम ये पूछना चाहते हैं कि अगर किसी को सोराइसिस हो गया है और वो उसका इलाज नहीं कर रहा है, वो बढ़ता चला जा रहा है, तो उसके क्या रिजल्ट आ सकते हैं? एज सच तो देखिए, सोराइसिस प्रॉब्लम तो स्किन की है, ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों में ही ऐसी दिक्कत आती है कि फुल बॉडी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, फिर तो वो बहुत मुश्किल होता है कंट्रोल करना, तब उनको भर्ती ही होना पड़ेगा, उसके अलावा घर में इलाज पॉसिबल नहीं है। लेकिन जिनके कम बीमारियां होती है, लिमिटेड होती है, वो एक बार या तो डॉक्टर से मिले और इलाज करवा लें तो वो ठीक हो जाते हैं, नहीं तो फिर वो चिकनाई और खुजली की गोली कंट्रोल से अपने आप को कर सकते हैं। चिकनाई की चीज़ों की आप बात कर रही हैं, कुछ चीज़ें लगाने के लिए घर में जो मिल जाती हैं आराम से, जैसे वैसलीन है या फिर नारियल का तेल है, कुछ रिकमेंड करना चाहें? बिल्कुल, क्योंकि प्रोग्राम देखने वालों को फायदा हो कि ये चीज़ें घर में ही मिल जाती हैं, हम यूज़ कर लें, क्या रिकमेंड करना चाहेंगे? कोकोनट ऑयल, नारियल तेल जो होता है उसको हम सबसे सेफ मानते हैं। माइल्ड सा होता है, हल्का होता है, ना इससे जलन होती है, ना इससे स्किन में कोई एलर्जी होती है। उसके अलावा अगर ज़्यादा चाहिए तो वैसलीन होता है, कोई भी कोल्ड क्रीम जो मार्केट में क्रीम मिलती है जिसको कोल्ड क्रीम हम बोलते हैं, क्रीम की बात कर रहे हैं। ये सब तरह की चीजें अप्लाई करना बेहद जरूरी है, इससे फायदा होगा जी। यहाँ पर एक कॉल आ गई है, कॉल ले लेते हैं लेकिन प्रोग्राम का वक्त भी पूरा हो गया है। हेलो हेलो, हमारी आवाज मिल रही है आपको? हेलो जी जी, बताइए आपका सवाल क्या है, डॉक्टर सुन रहे हैं आपको। सही साहब, जलन का है, पैरों में, सीन में जलन रहती है। ओके, कब से हो रही है जलन आपको? ये तो काफी दिन हो गया। कितने दिन हो गए? लगभग 3-4 महीने। 3-4 महीने से ये प्रॉब्लम हो रही है। डॉक्टर तन्वी, मैं आपकी इसमें राय लेना चाहूँगा कि किस तरह की परेशानी हो सकती है, क्या महसूस कर रही हैं आप? पैरों में जलन के बहुत सारे कारण होते हैं। सोरियासिस में केवल जलन नहीं होगी, निशान होगा और उस निशान में जलन होगी। लेकिन यदि सिर्फ आपके पैरों के तलवों में जलन है तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जो मतलब इस प्रोग्राम से तो नहीं है संबंधित। लेकिन अगर कोई निशान नहीं है और सिर्फ जलन है तो ये सोरियासिस नहीं है। जी जी जी, तो हमें उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर तन्वी, हमारा जो ये वक्त है ये ख़त्म हो रहा है, एक बहुत ही शॉर्ट में आप एक मैसेज हमारी आवाम को, हमारे नाज़रीन को क्या कहना चाहेंगी? एक चीज़ मुझे ज़रूर बोलनी है कि हमने इतनी गहराई में सोरियासिस पे डिस्कशन किया है, लेकिन इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है गठिया, जो हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाए क्योंकि वक्त का तकाजा है। तो गठिया इसमें हो जाता है, सिर्फ 1/3 लोगों में लगभग गठिया रहता है। तो जब गठिया होता है तो चर्म रोग के स्पेशलिस्ट और गठिए के जो डॉक्टर्स होते हैं, रूमेटोलॉजिस्ट, ये दोनों मिलके इसका इलाज करते हैं। और जब गठिया होता है तो खाने की दवाइयाँ लेनी ही पड़ती हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ दर्द की गोलियाँ ले लेते हैं लोकल केमिस्ट से या कहीं से भी, तो उससे दर्द तो ठीक हो जाता है, लेकिन यदि आप दर्द की दवाइयों का सेवन रेगुलर करते रहेंगे तो उससे धीरे धीरे किडनीज के ऊपर, गुर्दों के ऊपर बहुत बुरा असर होगा। सोरियासिस और गठिया दोनों का बहुत ही सेफ तरीके से इलाज हर बड़े छोटे अस्पताल में हिंदुस्तान में उपलब्ध है। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज भी इसका उपलब्ध है। सोरियासिस में दी जाने वाली जो सबसे कॉमन दवाई है वो बहुत ही सस्ती दवाई है, वो बहुत महंगी दवाई भी नहीं है। ज़रूरत है
सही डॉक्टर के पास जाने का, एक स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाके अपना डायग्नोसिस बनाने का, दवाई प्रॉपर जैसे बताएं वैसे लेने का, और जितना इस बीमारी के बारे में आप समझें, जितना इंसान या मरीज बीमारी को समझ लेता है उतना वो आशावादी हो जाता है, उतना उसको ये बीमारी को लड़ना उसके लिए आसान हो जाता है। बहुत अच्छी बात आपने कही। डॉक्टर अश्वनी, आप क्या कहना चाहेंगे कि खान पान हमें किस तरीके का लेना चाहिए? बहुत ही शॉर्ट में बताइएगा कि सोराइसिस अगर किसी को हो गया है। अगर सोरियासिस किसी को हो गया तो पहले तो उसे अपने जो डाइट है उसको चेंज करना चाहिए, हेल्थी डाइट लेना चाहिए। ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, तली भुनी चीज़ें हो गए, अचार हो गए, ये गरम मसाला हो गया, दूध के साथ नमक, जैसे मैंने बताया कि विरुद्ध आहार होता है, दूध के साथ नमक हो गया, खट्टे फल हो गए, या फिर नॉनवेज लोग खाते हैं, जैसे मिल्क शेक लोग ले रहे हैं उसको मैंगो मिला के, ये सब चीज़ें बहुत नुकसानदायक होती है। इन चीज़ों को बदलें अपने आप को। और साइकोलॉजिकल, जैसे कि साइकोलॉजिकल जो डिसऑर्डर उनको अपने योगा से ठीक करें। तीसरी चीज़ है इम्प्रॉपर स्लीप, ये भी एक कारण होता है सोरियोसिस में, तो इसको भी अपना जैसे प्रॉपर स्लीप लें। इन चीज़ों को करेंगे तो आपको फायदा अपनी जिंदगी में शामिल करना बेहद जरूरी है। रिकरेंस के चांस नहीं रहेंगे जो चीज़ें। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहिबा, आप भी कुछ पैगाम देना चाह रही थी? मैं बस 3 चीज़ें जो सोराइसिस को बढ़ाती हैं वो बस बताना चाहूँगी। एक तो धूम्रपान और तंबाकू का सेवन, इससे कहा गया है कि अगर आप 20 सिगरेट दिन के लेते हैं तो आपका रिस्क सोराइसिस का होने का डबल हो जाता है। ये एक चीज़ आपको बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। दूसरा स्ट्रेस तो एक सोराइसिस जो बैठ रहा है, जो दब रहा है, उसको भी उभार लेता है, तो स्ट्रेस भी लाइफ में कम करनी है। और तीसरी चीज़ है मोटापा, ओबेसिटी जिसको हम कहते हैं मोटापे को, उसमें भी सोराइसिस का रिस्क बढ़ जाता है। तो जब आप इलाज सोराइसिस का कर रहे हैं तो इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखिएगा। जी, बहुत ही अच्छी आपने बात कही और तीनों ही एक्सपर्ट ने बहुत ही ज़्यादा जानकारी हमारे नाज़रीन को मुहैया करवाई है फरहान। और वक्त बहुत कम है और बातें बहुत सारी हैं, तो हम ये चाहेंगे कि हम हमेशा की तरह आपसे ये कहें कि अगर आपकी भी जहन में कोई सवाल है और आप हमसे साझा करना चाहते हैं, हम हमेशा आपके लिए एक नया मौजू लेकर आते हैं हेलो डॉक्टर के ज़रिए। तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है hello.doctor@gmail.com। इसके साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल से भी हमसे जुड़ सकते हैं। टिप्स ऑफ द वीक आपके साथ छोड़े जाएं इससे पहले फरहान, हम कहना चाहेंगे हमारे तीनों ही एक्सपर्ट का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए। जी बिल्कुल, और इतनी अहम जानकारी देने के लिए। तो नाज़रीन, टिप्स ऑफ द वीक के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं, दीजिए इजाज़त। आदाब। सोराइसिस जिल्द की एक संगीन गैर मामूली बीमारी है। इस बीमारी में जिल्द के साथ साथ जिस्म के दीगर आज़ा भी मुतासिर हो सकते हैं। इस बीमारी से बचाव के लिए मुतवाजिन ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। ज्यादा प्रोटीन वाली खुराक लेने से परहेज करें। मुनासिब मकदार में साफ पानी पिएं, ये अच्छी जिल्द के लिए फायदेमंद है। सोराइसिस से बचने के लिए जिस्म की सफाई सुथराई का ख्याल रखें। अपने तर्ज जिंदगी को एक्टिव बनाएं। पाबंदी से हल्की वर्जिश करें। जिल्द में कोई भी तब्दीली होने पर फौरन माहिर डॉक्टर से रुजू करें। हर सूरत हाल में अपनी सोच को मुस्बत रखें।